दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 बायो का चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें हम लोग मैक्सिमम 10 या 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और मतलब शॉर्ट से लेकर के लॉन्ग तक देखेंगे, क्योंकि शुरुआत में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है फिर लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज हम लोग जनन स्वास्थ्य देखेंगे। तो जनन मतलब होता क्या है? जनन मतलब कोई जीव अपने ही समान किसी दूसरे जीव को जन्म देता है, उसे हम लोग बोलते हैं जनन। मतलब अपने ही समान बच्चों का जन्म देना है। जैसे ह्यूमन बीइंग में अगर बोला जाए तो मानव अपने समान बच्चे को जन्म देता है। मतलब इंसान तो होता है, बाकी हर एक चीज़ अलग अलग हो, उसका सेफ अलग हो, वो बात अलग है, लेकिन अपने प्रजाति को बढ़ाता तो है जनन करके। तो ये जो है जनन जो हो जाएगा, ये जनन जो है वह एक जीव जो है दूसरे जीव को जन्म देता है और अपनी जाति को वृद्धि में बदलता रहता है, ये जनन हो गया। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य कैसा है, बीमारी है क्या नहीं है, तो ये इसमें पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य के बारे में। तो बढ़ते आगे, शुरू करते इस सेशन को। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए इस सेशन में लाया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये एमसीक्यूज में भी आते हैं और 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन में आते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मतलब जनसंख्या कैसा है ये सब के बारे में बताया जाता है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हर 11 जुलाई को हर साल आता ही है। तो बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा पदार्थ होता है? गर्भ निरोधक गोली जिसमें हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेंस। ये जो 2 गोली है वो किस में होता है? गर्भ निरोधक गोली में पदार्थ होता है। लेकिन गर्भ निरोधक गोली मतलब किस तरह से काम करता है वो पहले पता करना है हम लोग को। तो गर्भ निरोधक गोली जो हो जाएगा वो कई तरह से काम करता है। जैसे में हार्मोन्स बनाता है, हार्मोन्स में जैसे में LH SH ये सब जो होता है, ये सब जो है ये हार्मोन्स है। तो ये जो गर्भ निरोधक गोली है वह एक तरह का जो हार्मोन्स होते हैं उसके लेवल को बनाए रखता है। और इसका जो और हो जाएगा, ये पिल्स पीरियड के दौरान होने वाले ऐंठन और या फिर ब्लडिंग को कम करता है, ये गर्भ निरोधक गोली को खाने से। तो ये पीरियड्स के समय भी हेल्प करता है, उसमें जो ऐंठन होती है, ज़्यादा ब्लडिंग जो आता है उसे ये कम करता है। तो गर्भ निरोधक गोली कई तरह से काम आते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया था गर्भ निरोधक गोली में कौन सा पदार्थ होता है, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉपर टी का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये जो दिख रहा है यह एक कॉपर टी है। इसे मतलब स्त्री के मतलब योनि के अंदर लगाया जाता है। तो कॉपर टी जो है वह इसका प्रमुख जो काम हो जाएगा, युग्मकों के निषेचन को रोकना ये जो हो जाएगा इसका कॉपर टी का काम। ये जो है युग्मक को बनने नहीं देता, युग्मकों के निषेचन किसे कहते हैं? जब नर और मादा का जो गैमीट होता है वो मिल करके एक निषेचन का निर्माण करता है, जो धीरे धीरे जो हो जाएगा वह शिशु में डेवलप होता रहेगा, धीरे धीरे वो डेवलप होता है, जिसे एक बच्चे का जन्म होता है या फिर एक संतति की उत्पत्ति होती है, वो बोल सकते हैं। तो इसी के रोकथाम के लिए इसको लगाया जाता है ताकि युग्मकों का निषेचन को रोक सके कॉपर टी। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, IUCD का पूरा नाम बताइए। ये क्वेश्चन MCQs में बहुत हेल्प करेगा। तो IUCD का जो पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये जो है वह एक तरह का, ये भी जो है वह गर्भ निरोधक है, ये धारण को रोकता है, एक तरह का उपकारक है। मतलब किसी भी अगर ये जो IUD अगर कोई महिला के अंदर कराया जाए तो उससे मतलब वो महिला माँ नहीं बन सकती, गर्भ धारण नहीं कर सकती। तो ये कराया जाता है। बहुत सारे जो ऑपरेशन कराते हैं, बड़ा ऑपरेशन ये सब, वो सब में ये काम आता है ताकि उसके बाद कोई बच्चा उत्पन्न ना हो, ये गर्भ धारण को रोक सके। इसके लिए IUCD का उपयोग किया जाता है। बहुत सारा उपयोग किया जाता है, कॉपर टी लिया जाता है, IUCD है और
मतलब बहुत सारे पिल्स भी है जिसके खाने से गर्भधारण को रोकता है, जिससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। कॉपर टी का अगर साइड इफ़ेक्ट्स पता करें तो ये जो है मतलब स्त्री के योनि में तो लगाया जाता है, लेकिन इसके लगवाने पर जो पीरियड्स का पैटर्न जो होता है, जो हर महीने 28 दिन पर आता है, उसमें बदलाव हो जाता है। मतलब हो सकता है वो 1.5 महीना पे हो, 2 महीना पे हो, 6 महीना पे हो, मतलब ऐसे करके उसमें बदलाव आ ही जाता है। और उसके बाद जब ये जो है मतलब कॉपर टी लगाया जाता है, तो उसके बाद उसमें मतलब बहुत सारे दर्द भी होती है जिस समय ये लगाया जाता है, और ज़्यादा ब्लीडिंग भी होती है, जिसके कारण जो है योनि में जो इन्फेक्शन होने का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसके लगाने का बेनिफिट तो है कि ये गर्भधारण करने से रोकता है, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो इसे डॉक्टर से सलाह लेकर ही लगवाना चाहिए। तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, सरोगेट मदर किसे कहते हैं? सरोगेट मदर मतलब ऐसी माँ जो किराए पे माँ बनती है, मतलब किसी और के बच्चे को अपने पेट में पालती है, तो सरोगेट मदर उसे बोलते हैं। अब देखते हैं वैज्ञानिक में कैसे बोल सकते हैं, बायो में। वह परिचारक माँ जिसके गर्भ में वास्तविक माँ का अंडाणु पलता है, इसे सरोगेट मदर कहते हैं। तो सरोगेट मदर जो किराए की माँ है, मतलब किसी और का बच्चा अपने पेट में पालती है, वो हो जाएगा सरोगेट मदर। अगर एग्जाम्पल में दे कुछ और, या फिर इसको एक्सप्लेन में बताए तो एक जिस मतलब एक पति पत्नी है जो माँ नहीं बन सकती, तो उसको बच्चे की ज़रूरत है, तो उसके जो पति का वीर हो जाएगा, और जो स्त्री है उसकी अंडाशय को किसी और ऐसे लेडीज में रखा जाए जो माँ बन सकती है। तो ये जो प्रोसेस है उसमें वो संतान को पाल करके, मतलब जब तक उसका बच्चा ना हो तब तक वो देखभाल करके, और वो जो है मतलब 9 महीना तक रखे अपने पेट में, और उसके बाद वो बच्चा जब हो गया तो वो पति पत्नी को दे दिया, और उसको जो देना है वो दे देगा। तो सरोगेट मदर मतलब किराए की माँ, जो किराए पे माँ बनती है, किसी और का बच्चा अपने पेट में पालती है, वो हो जाएगा सरोगेट मदर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य में यौन संबंधित उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए। यौन संबंधित पूछा गया है, तो इसमें बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन इसमें से मैक्सिमम 2 या 3 ही हम लोग देखेंगे। तो मनुष्य में यौन संबंधित रोग मतलब लैंगिक संचारित रोग कहते हैं, इसे हम लोग एसटीडी भी शॉर्ट में बोलते हैं, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। एसटीडी यानी लैंगिक संचारित रोग। तो एसटीडी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत जगह एसटीडी आएंगे, तो कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि इसका जो एसटीडी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाएगा, और इसको हिंदी में बोल सकते हैं लैंगिक संचारित रोग। तो मनुष्य में यौन संबंधित उत्पन्न रोग को हम लोग बोलते हैं लैंगिक संचारित रोग। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा क्लेमाइडियोसिस। ये जो है यह सर्वाधिक रूप में पाए जाने वाले जीवाणु जनित एसटीडी है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। यह रोग क्लेमाइडिया ट्रेटोमेटिस नामक जीवाणु से होता है। मतलब एक तो ये रोग है क्लेमाइडियोसिस, लेकिन ये जो बीमारी है वह क्लेमाइडिया ट्रेटोमेटिस नामक जीवाणु से होता है, जिसमें मतलब इसका जो लक्षण हो जाएगा वो हो जाएगा, इनमें पुरुष के शरीर में गाढ़े मवाव जैसे स्राव होता है। ये जो लक्षण है वो पुरुष में पाया जाता है, तथा मूत्र त्याग में अत्यंत पीड़ा होता है। जब वो पुरुष मतलब मूत्र त्यागता है तो उसमें बहुत सारे पेन होते हैं, दर्द होता है। लेकिन स्त्रियों में इस रोग का कारण जो हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा, मतलब ये पुरुष और स्त्री दोनों में होते हैं। तो स्त्रियों में जो हो जाएगा वो गर्भाशय ग्रीवा, मतलब उसकी जो बेबी ट्यूब है वहाँ पे होगा, और गर्भाशय और मूत्र नलिकाओं में पर्दा होगा, मतलब बहुत सारे उसमें कठिनाई होगी, जैसे में पेन होना, और बहुत सारे चीज़ जो हो जाएगा वो मूत्र नलिकाओं में होगा। उपचार न होने पर यह श्रेणी प्रदाह रोग में परिवर्तित होकर बंध्यता का कारण बनता है। मतलब बंध्यता मतलब वैसी स्त्री जो कभी माँ नहीं बन सकती, तो वो हो जाएगा अगर इसका इलाज सही समय पे न कराया जाए तो। इसका लक्षण क्या हो जाएगा, मनुष्य में तो पुरुष में तो हो जाएगा कि जो गाढ़े मवाव होगा, इसका स्राव होगा, और मूत्र त्याग में अत्यंत पीड़ा। स्त्री में हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा, और ये हो जाएगा गर्भाशय और मूत्र नलिका में पर्दा, और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो बंध्यता भी हो सकता है। तो ये हो गए क्लेमाइडियोसिस का हो जाएगा। तो पहला तो हो गया मनुष्य में यौन संबंधित उत्पन्न रोग। अब दूसरा देखते हैं, तो दूसरा हो जाएगा सुजाक। सुजाक जो है वह एक तरह का मतलब बोल सकते हैं, मतलब
यौन जनित रोग है। यह जो है ग्राम श्रेणी या फिर जीवाणु एसटीडी है, इसे बोल सकते हैं ग्राम श्रेणी। तो ये जो है डिप्लोकोसिस कॉस जीवाणु नाइसेरिया गोनीरिया द्वारा होता है। ये 3 तरह के जीवाणु से होता है, एक तो डिप्लोकॉस जीवाणु, दूसरा हो जाएगा नाइसेरिया और गोनेरिया। इनसे ये होता है सुजाक रोग। संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंधित बनाने से यह रोग फैलता है। इससे पहले वाला जो रोग था वो फैलता नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति में पाया जाए सुजाक बीमारी, अगर इसे यौन संबंधित बनाया जाए तो ये रोग फैल सकता है, मतलब स्त्री में भी हो सकता है। तो मतलब इसके लक्षण देख लेते हैं अब हम लोग। तो ये लक्षण इसका हो जाएगा, इस रोग का प्रमुख लक्षण है कि रोगी को मूत्र त्याग के समय जलन महसूस होती है। ये जो बीमारी है इसमें जब रोगी पेशेंट जो है वो मूत्र त्याग कर रहा है तो उस समय उसमें जलन महसूस होती है। सुजाक के लक्षण जो हो जाएगा पुरुष में अत्यधिक प्रभावी होते हैं, मतलब ये सबसे ज़्यादा पुरुष में देखे जाते हैं। सुजाक के अन्य विकार है जैसे में परिणय अधिवाह या फिर पुरुष ग्रंथ प्रवाह, मतलब पुरुष का जो ग्रंथ प्रवाह होता है उसमें भी मूत्राशय प्रवाह व स्त्रियों के जरायु प्रदाह या फिर डिम्ब प्रणाली प्रदाह या बंधिता आदि हो जाते हैं। इसके जो लक्षण हैं, अगर किसी में सुजाक बीमारी है तो उसमें बंधिता भी हो सकता है, डिम्ब प्रणाली प्रवाह मतलब डिम्ब प्रणाली में भी हो सकता है ये बीमारी, या स्त्री के जरायु में भी, मूत्राशय प्रवाह या पुरुष ग्रंथि में भी, ये सब जो है इसका लक्षण है। अगर ये सुजाक बीमारी है तो ये लक्षण अगर दिख रहा है तो ये सुजाक ही बीमारी है। तो बढ़ते हैं आगे, थर्ड देखते हैं इसका। तो इसका थर्ड है एडस। एडस जो कि मतलब सब इनके बारे में जानते ही हैं। तो देखते हैं एडस है क्या। एडस जो है विषाणुओं के 4 प्रमुख एसटीडीएस होते हैं, विषाणुओं से 4 प्रमुख एसटीडीएस। एडस अर्थात उपार्जित प्रतिरोध क्षमता अभाव सिंड्रोम एक विषाणु जनित रोग है। सिंपल में समझते हैं, एडस एक विषाणु जनित रोग है, इतना तो याद रहेगा। एडस क्या है, विषाणु के मतलब ये जो है एसटीडी बीमारी तो है, लेकिन ये जो है विषाणु जनित रोग है। ये विषाणु से फैलते हैं, जो भयंकर रूप से फैल रहा है, अभी भी फैल रहा है बड़ी भयंकर रूप से। इसका कोई हद ही नहीं है कि कितना फैलेगा, कोरोना वायरस के तरह जैसा। एडस रिट्रोवायरस या फिर HIV अथवा लिम्फोट्रॉपिक विषाणु टाइप 3 या फिर HTLV-3 आदि नामक विषाणु से होते हैं। तो एडस किससे होता है, तो ये तो हम लोग को पता है कि HIV से, लेकिन बाकी ये जो दिया गया है इससे भी फैलता है एडस। तो आगे इसका लक्षण कैसे पता चलेगा किसमें मतलब एडस का बीमारी है, तो इसका लक्षण तो पता चलेगा ना, निरंतर ज्वर यानी निरंतर बुखार लगना, ये जो हो जाएगा एडस का लक्षण पहला। दूसरा पेशियों में दर्द रहना, रातों को पसीना आना, लसिका ग्रंथि का अस्थायी विवर्धन, लिंग अथवा योनि में रिसाव, जननांगीय क्षेत्र में अक्षर या फिर जांघों में सूजन आदि इस रोग का प्रमुख लक्षण है। तो इसका जो लक्षण हो जाएगा, अगर किसी को बुखार है, पेशियों में दर्द है, रातों को पसीना आ रहा है, या फिर योनि में रिस्त्राव हो रहा है, या जांघीय अक्षर या फिर जांघों में सूजन है, तो ये निश्चित है कि एडस है। इसे चेकअप कराने पे तो मतलब कंफर्म हो ही जाएगा कि ये एडस है या नहीं, लेकिन ऐसे तो पता चल रहा है कि ये एडस के लक्षण हैं। तो ये हो चुके हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि मनुष्य में यौन संबंधित उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए, जो कि हम लोग 3 लक्षण बताए, पहला क्लेमाइडियोसिस, दूसरा सुजाक और तीसरा एडस। तो ये 3 हो चुके हैं। इतना बड़ा नहीं है, शॉर्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, जिससे आप लोग को बड़ा दिख रहा है। तो आप इसे एक बार में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में, तो आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे एक एक लाइन इसलिए लाया जाता है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो कि 5 नंबर में कितना लिखना है, 6 नंबर मतलब 2 नंबर में कितना लिखना है। ये क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर वाले हैं। तो इसमें अगर पूरा में पूरा आप लिख करके आ जाते हैं तो आपको कंफर्म है कि 5 नंबर मिल ही जाएगा। बस आपको माइंड में सेटअप करना है। अगर आप अपने भाषा में समझ करके इसके लिख करके आते हैं तो और अच्छी बात है, आपको और अच्छे से मतलब समझ में आएगा। आप कहीं भी कभी भी लिख सकते हैं, इसे भूलने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप रट्टू तोता कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत कठिन है, इसलिए किसी भी चीज़ को समझना सीखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। परिवार नियोजन
की वैज्ञानिक विधि का संक्षेप में वर्णन करें। इसी क्वेश्चन को यहाँ करके दिया है, जन्म नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन तो दो है लेकिन आंसर एक ही होगा। ये जनन नियंत्रण के उपयोग होने वाले विभिन्न उपाय पूछ रहा है, लेकिन इसमें नियंत्रण के वैज्ञानिक का विधि पूछ रहा है, तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो आइए आंसर देखते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण भारत में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित काम में लाए जा सकते हो उपाय। क्योंकि अभी तो जनसंख्या बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा है या फिर स्थिर तो नहीं है, हर रोज लगातार बढ़ रहा है। हर रोज मैक्सिमम मतलब बहुत सारे बच्चे का तो जन्म होता ही है। मैक्सिमम अगर हम बोले तो बहुत कम ही होगा, 50,000 मेरे हिसाब से कम होगा, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस समय से कोई एग्जैक्ट अमाउंट मतलब एग्जैक्ट जनसंख्या नहीं बता सकते। तो पहला हम लोग का है शिक्षा की सुविधा का विस्तार। तो पहला इसका जो हो जाएगा उपाय, शिक्षा की सुविधा का विस्तार। अगर मतलब शिक्षा दिया जाए, अगर शिक्षित किया जाए सभी व्यक्ति को, अगर ये दिमाग में बैठा दिया जाए कि मतलब एक बेटा मतलब मैक्सिमम 2 ही होना चाहिए, अगर उसके दिमाग में शिक्षित हो, दिमाग में बैठा रहे, तो वो अपने परिवार को समझ सकते हैं, नहीं हम इतना बड़ा नहीं करेंगे। शिक्षित व्यक्ति प्रायः आय एवं व्यय के सिद्धांत से भली भांति परिचित होने के कारण सीमित परिवार को महत्व समझते हैं। मतलब जो शिक्षित व्यक्ति रहते हैं वो आय और व्यय के सिद्धांत को समझते हैं। आय मतलब रुपया और व्यय मतलब तकलीफ दर, ये सब बोल सकते हैं। तो ये सब से पूरा परिचित रहते हैं। जो शिक्षित व्यक्ति रहते हैं उसको पता होता है कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सब समझते हुए अपने परिवार को मेंटेन करते हैं। यही कारण है कि शिक्षित व्यक्ति के जो परिवार होते हैं वो सीमित होते हैं। लेकिन जो शिक्षित नहीं होते, बहुत जगह आप देखते होंगे कि पढ़े लिखे इंसान है, मान लीजिए कोई मास्टर के घर गए, टीचर के घर गए, तो वहाँ आपको मैक्सिमम पता चलेगा कि वहाँ उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा या बेटी या फिर जो भी हो। लेकिन अगर कोई कहीं आप मतलब जो कम पढ़े लिखे या फिर नहीं पढ़े लिखे उसके घर गए, तो वहाँ पे पता चलेगा कि किसी के 5 है, किसी के 7 है। गांव में तो ऐसा देखने को मिलता ही है, मतलब कहीं कहीं 12 है, कहीं कहीं 9 है। तो ये सब मिलता ही है। तो शिक्षित होने से एक तो फायदा है कि उसको पता रहता है कि मतलब आय व्यय ये सब के बारे में पता रहता है कि कितना हम कमाएंगे तो इतना मेंटेन कर पाएंगे। अगर नहीं पढ़े लिखे रहते तो उसको सिर्फ मतलब बोल सकते हैं, उसको सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने से मतलब है। तो बढ़ते हैं आगे, दूसरा उपाय देखते हैं हम। दूसरा है बच्चों की संख्या का निर्धारण। तो परिवार में बच्चों की संख्या निश्चित करके अनियंत्रित ढंग से बढ़ रही जनसंख्या पर तुरंत प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। अगर बच्चों पर अगर सरकार नियंत्रण लगाए दे या फिर परिवार वाले खुद नियंत्रण लगाए कि मेरे घर में मैक्सिमम 2 ही बच्चा हो, तो उससे जनसंख्या में जो बढ़ रही है वो कम हो सकता है, मतलब मेंटेन हो सकता है, नियंत्रण हो सकता है, अगर ऐसा सोचा जाए तो। लेकिन ऐसा नहीं सोचा जाए तो फिर सोचेगा कि नहीं मैक्सिमम हमको 4 चाहिए, 5 चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके कारण मतलब जनसंख्या बहुत बढ़ सकती है। तो इसके लिए बोला गया है कि जो बच्चों की जो संख्या है उसका संख्या निर्धारित कर दे, ताकि जो संख्या मतलब ये सरकार द्वारा कराई जाए तो और अच्छी है। क्योंकि बहुत सारे परिवार वाले ये सब नहीं मानते, अगर सरकार लगा दे तो अच्छी बात है। तो बच्चों की संख्या पर निर्धारण लगाना है, ये तो हो गया। मैक्सिमम 2 होना चाहिए, 2 या फिर 3, उससे ज़्यादा नहीं। तो बच्चों दूसरा हो गया, पहला हो गया शिक्षा, दूसरा हो गया बच्चों की संख्या पर निर्धारण, तीसरा हो गया विवाह योग आयु में वृद्धि। मतलब विवाह जो है यानी शादी जो है वह जनन से सीधा संबंधित है, मतलब शादी होगा तो बच्चे होंगे, ये तो निश्चित है। अतः विवाह योग आयु में वृद्धि करने से प्रजनन दर में कमी लाई जा सकती है। अभी जो है मतलब लड़की का 18 और लड़के का 21 में शादी हो रही है, अगर इसको बढ़ा दिया जाए कि लड़के का 25 और लड़की का 20 में शादी कर दे, तो इससे जो है मतलब जनसंख्या में नियंत्रण पाया जा सकता है। वर्तमान समय में यह स्त्रियों के लिए कम से कम 18 वर्ष तथा पुरुषों
पुरुषों के लिए कम से कम 21 वर्ष है, तो इसके अब जो है 23 वर्ष और 25 वर्ष कर देना चाहिए। इसके साथ साथ देर से विवाह करने वाले स्त्रियों एवं पुरुषों को प्रोत्साहन पुरस्कार देना भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है, ये बोला गया है। अगर जो देर से शादी कर रहा है उसको पुरस्कार दे तो ये सिद्ध हो सकता है, ताकि लोग पुरस्कार लेने के लिए हो सकता है मतलब शादी करें। तो ऐसा है मतलब मेरे हिसाब से, या फिर आप लोग के हिसाब से क्या सजेशन है, आप लोग कमेंट में बताइए कि विवाह की आयु कितनी होनी चाहिए, 20 या फिर 18, ये सही है? क्योंकि 23 कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, या फिर 23 भी चल सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेडिकल का एग्ज़ाम तैयारी करते हैं। अगर उसके पेरेंट्स राजी हो गए तो उसको 20 में ही शादी करा देते हैं, जिसके वजह से उसका सपना टूट जाता है। तो इससे मतलब ऐसा कर देना चाहिए, इससे जनसंख्या में वृद्धि भी हो जाएगी, और दूसरा बात कि वो बच्चा अपना सपना भी पूरा कर सकता है। तो पहला तो हो गया शिक्षा, दूसरा हो गया हम लोग का बच्चों की जनसंख्या में निर्धारण, मतलब जनसंख्या का निर्धारण करें कितना बच्चा होना चाहिए। तीसरा हो गया विवाह योग आयु में वृद्धि। चौथा हो जाएगा गर्भपात में इच्छुक एवं सुविधा पूर्ण बनाना। मतलब हमारे देश में जो गर्भपात है उसको प्राचीन समय से ही घृणित माना जाता है, मतलब घृणित माना जाता है, मतलब गलत माना जाता है। गर्भपात की सुविधा को शीघ्र ही राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराना जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बहुत आवश्यक है। मतलब अगर गर्भपात को इच्छुक, मतलब वो मतलब गर्भपात करना चाहे यानी वो माँ बनना चाहे तो ठीक है, नहीं तो मतलब वो ठीक नहीं है, मतलब उसके अपने मन पर निर्भर हो तो ये कराना चाहिए। तो इससे भी जनसंख्या में मतलब वृद्धि को रोक सकते हैं। अनावश्यक गर्भ से छुटकारा पाकर स्त्रियां अपने परिवार में बच्चों की संख्या सीमित रख सकती है, अगर जोर जबरदस्ती न करे तो। अगर कोई भी स्त्री को जोर जबरदस्ती न करे तो उसकी जो बच्चों की संख्या हो जाएगी वो सीमित रहेगी। तो ये भी एक तरह का मतलब जनसंख्या में वृद्धि का उपाय है। आगे है, ये हो जाएगा हम लोग का 5वां हो जाएगा कृषि एवं उद्योग में उत्पन्न में वृद्धि। अगर उद्योगों में उत्पन्न में वृद्धि से भी बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने की सहायता मिलेगी, तो रोजगार में अवसरों की वृद्धि होगी तथा आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर उद्योगों की जो उत्पादन में वृद्धि से भी बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगर सहायता मिल पाएगी, अगर सरकार रोजगार दे पाएंगे या फिर बहुत सारे लोग अपना रोजगार खुद कर पाएंगे या उनको ऑप्शन मिल पाएगा, तो अगर उनके पास पैसा होंगे तो उनको मतलब वो समझेंगे, आर्थिक स्थिति को सुधार कर पाएंगे, जिससे जनसंख्या रुक पाएगी। तो ये भी हो सकता है। तो इसके 5 हम लोग दिए हैं मतलब उपाय जनसंख्या वृद्धि रोकने का। पहला शिक्षा में सुधार, दूसरा बच्चों की जनसंख्या को निर्धारण, तीसरा हो जाएगा हम लोग का विवाह योग आयु, चौथा हो जाएगा गर्भपात में इच्छुक, और 5वां कृषि एवं उद्योग में उत्पादन में वृद्धि। तो ये 5 हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी व्यक्ति को यौन संचालित रोगों के संपर्क में आने से बचाने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए? अगर कोई व्यक्ति जो है वह यौन संचालित रोग मतलब रोग में है, अगर किसी और को हम लोग संपर्क से बचाना है तो उसके लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए, ये हम लोग को इस क्वेश्चन में बताना है। तो यौन संचालित रोग जो है यौन संबंधों के द्वारा संचारित व अति संक्रामक होते हैं। अति संक्रामक मतलब हो जाएगा रोग जो संक्रमित किसको बोलते हैं, जो हो जाएगा हम लोग का ये जो रोग पीड़ित रहते हैं, जो मतलब सबसे ज़्यादा, जैसे में एड्स जो है वह संक्रमित रोग है, ये फैलता है, तो ये सब बोल सकते हैं। नॉर्मली बुखार को तो संक्रमित नहीं बोल सकते, जो हाईली होता है उसको बोल सकते हैं। तो इस रोगों से बचने के लिए निम्न उपाय है। पहला हो जाएगा सहवास के दौरान कंडोम का प्रयोग करें, और दूसरा हो जाएगा हम लोग का लैंगिकता से दूर रहे, मतलब समान लैंगिक वाले से दूर रहना चाहिए। परागैमी व्यक्ति से यौन संबंधित न बनाएं और अनजान व्यक्ति से यौन संबंधित न बनाएं। ये दोनों में अंतर है। अनजान मतलब जिसको जानते नहीं है, परागैमी मतलब बोल सकते हैं मतलब जिसको ये रोग हो या फिर उसको ये चीज़ मालूम ना हो तो उसको बोल सकते हैं। तो ये हम लोग का उपाय हो गया है कि किसी व्यक्ति को यौन संचालित रोग से संपर्क में बचाने के लिए 4 उपाय अपनाने चाहिए, जिससे किसी को संपर्क में लाने से या फिर किसी को ये बीमारी होने से बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां बताइए। बंध दंपति मतलब हो जाएगा जो कभी माँ नहीं बन सकते।
तो वो संतान कैसे पाए, तो उसके लिए बहुत सारी विधि है। अभी तो इंडिया प्रोग्रेस कर गया है और देश भी प्रोग्रेस कर रहा है, तो हर एक चीज़ मतलब लाया जा रहा है कि कोई माँ नहीं बन सकता हो तो उसको मतलब डर डर भटकना नहीं पड़े। उसके लिए बहुत सारे उपाय साइंटिस्ट ढूंढ के लाए हैं जिससे वो माँ बन सकते हैं। एक तो हम सरोगेट मदर के बारे में बताए वो, लेकिन सरोगेट मदर कब काम करता है, जब वो स्त्री माँ नहीं बन सकती। बहुत सारे टीवी मूवी ये सब में देखे होंगे आप लोग कि वहाँ पे बोल देता है कि से मतलब ये अब कभी नहीं माँ बन सकती। तो वहाँ पे है, वहाँ पे सरोगेट मदर का यूज हो सकते हैं, वहाँ पे सरोगेट मदर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर बोला जाए कि मतलब कुछ खराबी ही ना निकले, तो ये कैसे हो सकता है कि ये माँ नहीं बन सकती। माँ तो बन सकती है ना। तो मतलब कोई पुरुष में कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से स्त्री माँ नहीं बन रही है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ का उपयोग किया जा सकता है। तो पहला हो जाएगा प्रक्नली शिशु। इसके अंतर्गत शुक्राणु व अंडाणु को इन विट्रो निषेचन कराया जाता है। मतलब ये सब जो है वो डॉक्टर के निगरानी में किया जाता है। तत्पश्चात भ्रूण को समान स्त्री के गर्भाशय में प्रोत्साहित किया जाता है। जब ये जो है शुक्राणु अंडाणु जो है इन विट्रो निषेचन हो जाता है, तो ये स्त्री के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। इस स्त्री जो है गर्भाशय में डालने के बाद गर्भ काल जो हो जाएगा, वह अवधि पूर्ण होने पर वह समान रूप से शिशु जन्म लेता है। मतलब नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वैसे ही बच्चा जन्म लेता है। तो ये एक साधन है प्रक्नली शिशु। ऐसे अभी आईवीएफ प्रोसेस में है, आईवीएफ प्रोसेस में भी इसका यूज होता है। उससे भी मतलब कोई बंध दंपत्ति जो है माँ, वो मतलब संतान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हो जाएगा कृत्रिम गर्भधान। ये जो है इसका उपयोग उन पुरुषों पर किया जाता है जिसका शुक्राणुओं की कमी होती है। मतलब जिसमें शुक्राणु की कमी होती है। शुक्राणु जो है मतलब स्त्री के योनि से होकर के अंडाणु तक पहुंचते हैं, जिससे वहाँ पे निषेचन नहीं, युग्मक बनता है। युग्मक बनने के बाद वो निषेचन करता है, तब जाके वो फर्टिलाइज करता है। मतलब धीरे धीरे वो विकास करता है और बच्चे के रूप में या बच्चे का शेप ले लेता है, तब जाके एक शिशु का जन्म होता है। लेकिन जिस पुरुष में शुक्राणु की कमी हो तो वो फिर कैसे मतलब बच्चा उत्पन्न कर पाएगा। तो इस विधि के लिए पुरुष के वीर्य को एकत्रित करके स्त्री की योनि में स्थापित किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है वह निसंतान दंपत्ति अनाथ व आश्रयहीन बच्चों को कानूनी रूप से गोद ले सकते हैं, ये बोला गया है इसमें। ये कृत्रिम जो है गर्भधान है। 2 हो चुके हैं, आगे देखते हैं। तीसरा हो जाएगा युग्मक अंतःफेलोपियन स्थानांतरण। मतलब युग्मक के जो अंतरफेलोपियन है, मतलब युग्मक के जो अंदर फेलोपियन है उसमें स्थानांतरण किया जाता है। इस विधि का प्रयोग उन महिलाओं पर किया जाता है जो लंबे समय से बंद है, मतलब लंबे समय से उसका कोई बच्चा ही नहीं हुआ। तो इसके अंतर्गत लेप्रोस्कोप की सहायता से फेलोपियन नलिका के लेम्पुला में शुक्राणु व अंडाणु का निषेचन कराया जाता है। ये जो है किसकी सहायता से, लेप्रोस्कोप के सहायता से। ये सब जो है वो लंबे प्रोसेस में होता है और बहुत ही मतलब सावधानी से किया जाता है। क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो चुका है। इस सेशन में हम लोग 9 ही क्वेश्चन देखने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 9 में बंध दंपत्ति के संतान प्राप्त हेतु सहायता देने वाली विधियाँ पूछा था। तो इसमें हम लोग 3 विधि दी है, प्रक्नली शिशु, कृत्रिम गर्भधान और युग्मक अंतःफेलोपियन स्थानांतरण। तो ये हो चुके हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए सेशन आप सबको कैसा लगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।